लंग डिजीजेस, जरा नाम बताना शुरू। डू यू नो एनी लंग डिजीज, कैन यू नेम एनी? एम्फीसीमा, एस्थमा, नमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ना अभी देख लो कि अभी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ लंग्स के हवाले से, लेकिन स्टिल आपको एक अपना प्रीवियस नॉलेज से, एक नॉन मेडिकल कम्युनिटी नॉलेज से आपको इन डिजीज के नाम पता है, सिर्फ आपको ही नहीं पता होंगे। ये इतनी फेमस डिजीज है कि हर घर में इनके नाम, टीबी, नमोनिया, इट्स वेरी फेमस नेम्स। इसको हमने इस ग्रुप में ना, मैं आपको एक फिजियोलॉजिकली एक बात समझा देता हूं आज। आइंदा के बाद जब भी लंग डिजीज का सुनना है ना, कोई भी लंग डिजीज सुनो, आपने पहले नहीं भी सुनी, फर्स्ट टाइम सुनो। अब मैं जो ग्रुपिंग आपको करवाने लगा, आपने उसको उस ग्रुपिंग में लेकर आने की कोशिश करनी है आज के बाद, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। दीज आर ऑफ जनरल टू टाइप्स, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। इसके मैं वर्ड्स का ना मतलब भी समझा दूं आपको। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव इंग्लिश के वर्ड हैं, और दोनों ही ऑलमोस्ट सिनोनिम्स ही हैं। रिस्ट्रिक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन एक ही बात है, लेकिन यहां पे समझ लो, इफ इट इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, प्रॉब्लम इज विद इंस्पायरेशन। इफ इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, प्रॉब्लम इज इन एक्सपायरेशन। मैं अगली बात लिख रहा हूं, देखो अभी मैंने रोक के लिखा है, इन इंस्पायरेशन ओनली, द एक्सपायरेशन ओनली। ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो ना आप, लंग डिजीजेस का कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना। अभी आपके एमसीक्यूज हैं कुछ इसमें, जिसको ये समझ आ गया वैसे एमसीक्यू भी सॉल्व करेगा, ऐसे मेरे साथ साथ दो ग्राफ भी ऐसे समझ आएंगे आपको बुक के बने हुए। लेकिन यही कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये समझ ही नहीं आती बिल्कुल। ऑब्स्ट्रक्शन एयर के अंदर आने में नहीं है, बाहर निकालने में है। रिस्ट्रिक्शन एंट्री पॉइंट पे ही लगी हुई है, अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा। रिस्ट्रिक्टिव अंदर आ गए हैं, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन। इसको ऐसे याद रख लो। कई चीजें यहां पे कोरिलेट हो जाएंगी, कई चीजें। कंप्लायंस याद है, कंप्लायंस किसको फैसिलिटेट करती है? इंस्पायरेशन को। पहले आसान बात करते हैं, तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में व्हाट विल हैपन टू कंप्लायंस? डिक्रीज हो जाएगी, देख लो। क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है, यू कैन आंसर। ये एमसीक्यू आपको लिखा होगा कंप्लायंस डिक्रीजेस इन, नीचे डिजीजेस के नाम लिखे होंगे 5। अब वहां पे एकदम से हैंडल करना, यार ये कैसे याद करें, कोई मसला नहीं है। आपको डिजीज में से, अभी मैं डिजीज भी आपको करवाता हूं कि आपको चूज कैसे करनी है। आपको बस चूज करनी है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कौन सी है, रिस्ट्रिक्टिव कौन सी। डिक्रीजेस, रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव का नाम चूज कर लो। इसका मतलब है 4 ऑब्स्ट्रक्टिव लिखी होंगी, एक ही रिस्ट्रिक्टिव लिखी होगी, वो आपका आंसर होगा। लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं है वहां पे कि ऑब्स्ट्रक्टिव कौन सी है, रिस्ट्रिक्टिव कौन सी। क्लियर हो गई यहां तक बात? ओके। कुछ टेस्ट हैं जो करने के बाद हमें पता चलता है कि आइदर द डिजीज इज ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। साइन सिम्टम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो सॉर्ट आउट हो चुका है कि भाई ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। पेशेंट को अगर ये होगा तो रिस्ट्रिक्टिव में आएगा, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू मेक 100% असेसमेंट, हम कुछ टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट को हम कहते हैं पीएफटीज, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। आपने बड़ा फेमस एलएफटीज तो सुना होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट। आरएफटीज, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये पीएफटीज है। ये एलएफटीज इसको नहीं कहते, लंग फंक्शन टेस्ट ना बना लेना, वो लंग, वो लिवर के लिए एलएफटीज, एल का वर्ड। यहां पे पीएफटीज कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हमने एक टर्म की थी, स्पायरोग्राम, जब बनाई थी, आपको याद होगा शायद, याद है? किन तीन का कॉम्बिनेशन था? इंस्पायरेटिव वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस, क्या नहीं था इसमें? हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें नहीं। और हमें यह भी पता है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्पायरोमीट्री, because anything which includes this cannot be calculated by spirometry and which excludes this, yes, it can be calculated. मैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में इसकी बात क्यों कर रहा हूं? मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं इसके साथ, गौर से देखना। वाइटल कैपेसिटी नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं?
मैंने वाइटल कैपेसिटी को क्या बना दिया है? फोर्स वाइट, सेम थिंग सेम थिंग। आपको पता है ना, आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी विदाउट फोर्स नहीं निकाल सकते। टाइडल वॉल्यूम वो जो विदाउट फोर्स, इस वक्त हम टाइडल वॉल्यूम है, इस वक्त हम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन अगर किसी ने वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, उसको कमांड देनी पड़ेगी, ये जोर लगा के जितना है सांस अंदर लेके जाए और जोर लगा के बाहर निकालें, तो इसलिए फोर्स का वर्ड हम लगा सकते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। क्लियर? इसका एब्रीविएशन यूज होता है एमसीक्यूज में एफवीसी। मैं चीजों को वहां से लेके चल रहा हूं जहां से आपको पता है। एकदम मैं एफवीसी लिखता है तो परेशानी हो जाती है, लेकिन आपको पता है यार ये तो कोई नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, आसान ही वर्ड है। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एफईवी, क्या मतलब? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। रिजर्व का वर्ड निकाल दिया इधर में हमने, जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। लेकिन अब यहां पे जरा बात गौर से सुनो। अगर मैं किसी को कहूं कि सांस पूरा अंदर लेके जाओ जोर से, ओके ले गए, उसके बाद मैं कहूं सांस निकालो जितना निकल सकता है, एक वक्त वो आएगा सांस निकालते हुए जब उसका सांस उखड़ जाएगा। वो कॉन्टिन्यूस नहीं, लंबा नहीं जा सकता, क्योंकि हम पता है कि हमें रेस्पिरेशन हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, मैं उसे कहता हूं ओके पहले सेकंड में निकालो सांस जितना जोर लगता है, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे में, जब तक सांस निकल सकता निकालो, सेकंड वाइज चले जाओ, अंदर नहीं लेके जाना लेकिन सेकंड वाइज चलो। मुझे क्या आसानी हो रही है इसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, फर्स्ट सेकंड में कितना निकला, सेकंड में कितना, क्या समझते हो? इक्वल इक्वल निकलेगा सेकंड में, क्या ख्याल है? ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? सबसे ज्यादा कब निकलेगा? फर्स्ट सेकंड में। अब ये गौर से समझना, अगर लिखा हुआ है ना FeV1, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन नॉट 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। हाँ ये ना, ये गलत नहीं करते ना, बस लोग इसको 1 सेकेंड बोल जाते हैं, ये तो 1 फिर कोई भी 1 हो सकता है। मैं ये लिख रहा हूं FeV2, अगर इसको 1 कह रहे हो तो फिर इसका मतलब 2 सेकेंड है, नहीं, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड फोर्थ, इसमें करते जाओ। अब अगली बात गौर से समझो, देखा यह गया है कि जो FeV1 है वो जितनी टोटल होती है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, उसका 80% पहले सेकंड में ही बाहर आ जाता है। और ये कॉमन सेंस भी है कि नहीं, कि जब आप जोर लगा के सांस बाहर निकालेंगे, जो फर्स्ट सेकंड होगा मैक्सिमम तो तभी निकल जाएगा, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने एक दफा खींच लिया ना, उसके जब जोर लगाओगे तो मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना कैलकुलेट किया गया है? 80%। आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, बोथ दिस वन FeV1, जो कि FeV1 इसका हम निकाल रहे हैं, इसकी जोर लगा रहे हैं, अगर ये अफेक्ट हुआ, चलो मैं कहता हूं किसी बंदे में ये वैल्यू 60% आ रही है, FeV1 कितना आ रहा है? 60%, तो कॉमन सेंस से डिक्रीज तो हुआ है। आई हैव अ क्वेश्चन, इज द पर्सन हैविंग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रिक्टिव? मुझे लॉजिक चाहिए साथ। जो कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, हाथ खड़ा करना है, बी कॉन्फिडेंट, इवन इफ यू आर रॉन्ग, टोटली फाइन। जो कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव, वाई ऑब्स्ट्रक्टिव? ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में कोई बंदा है, इसको जस्टिफाई करो, हाथ खड़े करके बैठे। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, रिस्ट्रिक्टिव आपने हाथ खड़ा किया था, उसकी क्या लॉजिक? इसको मैं क्लियर करता हूं अभी, वेरी गुड लॉजिक आपने बिल्कुल ठीक लगाई, मैं इसको क्लियर करता हूं। अगर FeV1 रिड्यूस होगा, E एक्सपायरेशन है, तो एक्सपायरेशन रिड्यूस हो रही है, तो अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है तो रिड्यूस हो रही है, तो कौन सी लंग डिजीज है? ऑब्स्ट्रक्टिव। अब इसको रेशियो कहते हैं, इसको पता क्या कहते हैं? मैं आपका कॉन्सेप्ट बट मैं क्लियर करता हूं एक मिनट। FeV1 ओवर FVC, अगर इसको परसेंटेज में ना लें तो वो 1 का बन जाता है ना, 1 का, तो वो 0.8 बनता है, जैसे हमने वो रेशियो निकाली थी अभी, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, तो ये 8 है, 80% इसका। तो अगर ये, अब रूल क्या, क्लिनिकल रूल सुन लो, अगर ये 0.7 से कम हो जाए या 70% से नीचे चली जाए FeV1 ओवर FVC, सो इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। वाइटल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या क्या कहते हैं पेशेंट को?
पहले जोर से अंदर ले जाओ फिर निकालना है। क्या ऑब्स्ट्रक्टिव में एफवीसी को कोई प्रॉब्लम आएगा? जब आप कह रहे हो उसको जोर से सांस अंदर ले जाओ, उसकी इंस्पिरेशन ठीक है, बिल्कुल वो सांस बिल्कुल ठीक अंदर लेके जाएगा, लेकिन जब निकालने की बारी आएगी, FEV1 की बारी आएगी, एकदम रेशो डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन है। बात समझ आई यहां तक? अगली बात करते हैं। अभी आप लोगों ने मुझे बताना है, आई विल गिव यू 30 सेकंड और थिंक पेयर शेयर करोगे आपस में। What will happen to this ratio in restrictive lung disease? I'll give you 30 seconds. You can discuss it with the side colleague. अब मैं आपको बताता हूं, दोनों बातें ठीक है MCQ के लिए। अब पता क्या कहते हैं हम? In restrictive lung disease, either the ratio remains normal or the ratio increases. अब गौर से सुनो बात, एक बात पक्की है, ये नहीं होगा, FEV1 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। FEV1 को डिफाइन ही क्या कर रहे हैं? द पार्ट ऑफ फोर्स वाइटल कैपेसिटी एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो इसका मतलब है कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी अगर वो कम है तो ये भी कम है, अगर वो ज्यादा है ये भी ज्यादा है, अगर वो नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी तो कंफर्म कम हो रही है, इसमें तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि इंस्पायर बंदा नहीं कर रहा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। हम ये कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके। तो जब बंदे का सांस अंदर पूरा नहीं आ रहा तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू तो कम होगी, इसमें तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। नॉर्मल कितनी होती है? 5800 ml टोटल या 5600 ml, उसमें से हम 1200 ml निकाल दें तो तकरीबन 4600 ml हमारी वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू होती है। ऑलमोस्ट 4500, 4600, 4400 रफ, ये वेरी करता है, इसका रेंज हम निकाल सकते हैं। ऐसे बंदे के अंदर इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी, और ये चलो मैं कहता हूं 3000 पे आ गई है फॉर एग्जांपल, स्टिल फर्स्ट सेकंड में तो निकलना इसका ही 80% है, और वो 80% ही निकलेगा, इस दफा वो कम नहीं होगा, इस दफा वो 60 या 45 या 70 पे नहीं आने वाला, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ये जितना भी कम होगा ये उतना ही, हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर ये कम है तो जाहिर है ये भी कम ही होगा, तो इस केस में रेशो क्या हो जाएगी? नॉर्मल रेशो। रेशो का कॉन्सेप्ट समझते हो ना, वो डिवाइड करने के बाद पता चलता है, दोनों ही कम हो रहे हैं तो रेशो नॉर्मल, दोनों ज्यादा हो रहे हैं तब भी नॉर्मल ही, लेकिन ज्यादा तो खैर होने का चांस ही नहीं है। हाँ, और दूसरा काम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ये फैक्टर जो है ये तो डिक्रीज हो रहा है और ये शायद उतना ज्यादा उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा, जो कि रेयर चांसेस है, ऐसा कम ही होता है। तो मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स में देखा गया है वो ये देखा गया कि दोनों फैक्टर इक्वली क्या हो जाते हैं? डाउन चले जाते हैं, तो इसलिए रेशो क्या रहती है? नॉर्मल रहती है। नाउ आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाइवा क्वेश्चन है, मैं पूछता हूं बहुत ज्यादा। अगर एक बंदा हमारे पास आया है, उसके मैंने PFTs किए हैं, उसकी रेशियो नॉर्मल निकली, तो क्या वो नॉर्मल नहीं हो सकता? जरूरी मैं उसको बोलूं उसको ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ही? एक नॉर्मल इस वक्त आपकी या मेरी की जाए, क्या निकलेगी? नॉर्मल। रिस्ट्रिक्टिव वाले की भी नॉर्मल, उसको क्यों कह रही है कि उसको रिस्ट्रिक्टिव है? इसका मतलब या तो फिर हमें भी रिस्ट्रिक्टिव है, इसकी क्या लॉजिक है? मतलब नॉर्मल कोई टेस्ट नहीं कर रहा है तो इससे कैसे पता चले कि वो नॉर्मल क्यों नहीं है? हाँ, इंडिविजुअल वैल्यूज भी देख सकते हैं, गुड लॉजिक। उससे ज्यादा जरा थोड़ा पीछे आओ। टोटल लंग, वो तो ज़ाहिर है जब वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस है तो टोटल लंग भी रिड्यूस्ड है। कुछ और आसान बात करो। वो हमारे पास आया क्यों है? वो हमारे पास वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने नहीं आया है, उसकी सांस नहीं आ रही है सही। तो अगर एक बंदे की सांस सही नहीं आ रही विद साइन एंड सिम्टम, अगर वो नॉर्मल आ रहा है, उसकी ये टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। हम लोगों का भी टेस्ट नॉर्मल होगा, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के उसमें नहीं आती कैटेगरी में, क्योंकि हम नहीं गए किसी के पास करवाने के लिए। हमें अगर करवाया भी जाएगा तो हमारे लैब में करवाया जाएगा एज ए सब्जेक्ट लेके, यार मेरे पास कोई बंदा नहीं, आप ही आ जाओ यार, मैंने आपका टेस्ट करना है, तो हमारी स्पायरोग्राम कर ली जाएगी, हमारी वाइटल कैपेसिटी ले ली जाएगी। बात समझ आ गई? कॉमन सेंस आंसर है वो, आपने जो दी है वो साइंटिफिकली आंसर बिल्कुल ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी भी कम होगी, दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली भी कम होगी, लेकिन उससे पहले ही हमें बहुत कुछ पता है कि यार कोई भी नॉर्मल भी निकल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि ये बंदा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं एक और थोड़े मुश्किल एमसीक्यूज की तरफ शिफ्ट होने लगा, ये तो आप मुझे पता आंसर कर लोगे कि अब आएगा जी कि एक बंदे में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया गया, उसका FE1 और FVC 0.55 था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम?
कौन सी निकालनी है? ऑब्स्ट्रक्टिव लेनी है, वो आंसर है आपका। अगली बात गौर से सुनो, ये अब आपने मुझे बताने, पता नहीं बता सकते हो कि नहीं। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज what will happen to residual volume? Will it remain normal, increase or decrease? ये वो था जो कभी नहीं आया बाहर। हमने इसकी बात तो कर ली ना, अब जरा जो बच गए अंदर उसकी भी जरा बात कर ले। नॉर्मल, इंक्रीज और डिक्रीज लॉजिक के साथ। ये कोई वो नहीं है कि वो कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हम। ऑब्स्ट्रक्टिव रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज क्यों? ओके हाँ जी, कोई और लॉजिक? जो इन्होंने कहा, आपने कहा इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता बोला ना, कोई बोले कह रहे डिक्रीज करता है। लॉजिक के साथ बताना है बस। जो कहते हैं नॉर्मल रहता है, नॉर्मल की तो आवाज आई है मुझे। लॉजिक भी दे दो ना यार, साथ डिस्कस तो किया करो। मैंने कभी किसी को डांटा है डिस्कस करने पे? कभी मेरे लेक्चर में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को बात, एकेडमिक बात करने पे डांटा? कभी नहीं ऐसे होता। आई लाइक इट व्हेन यू पीपल गिव लॉजिक। यस बताओ। नहीं नहीं, पहले बताओ, रेजिडुअल में इंक्रीज, डिक्रीज, नॉर्मल? इंक्रीज, सेम लॉजिक, क्यों? ठीक है, यही लॉजिक है। द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीजेज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग। सांस अंदर आ रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो रेजिडुअल अंदर वाला इकट्ठा होता जा रहा है, हर सांस के साथ इकट्ठा होता जा रहा है। द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम एट इंक्रीजेज। लेकिन इससे एक एक डॉज ना हो जाए कहीं हम, तो टोटल लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती। वो नहीं होगी, वो तो बल्कि डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी में एक्सपायरेशन भी आती। मतलब ये डॉज नहीं खा जाना, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन ओवरऑल टोटल लंग कैपेसिटी तो बेचारे की बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। कहां वो 5800 5600 ml थी, उसके तो मैं 3 या 4 पे आ जाएगी टोटल। एक्सपायरेशन तो है ही नहीं, और एक्सपायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नीचे जो है, जिसने उसको बढ़ाना है या नॉर्मल रखना है इसको। तो ये बात याद रख लो, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, व्हाट विल हैपन टू इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज? रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे रिमेन सेम यार? इंस्पिरेशन नॉर्मल हो रही है रिस्ट्रिक्टिव। रेजिडुअल वॉल्यूम पूछ रहा हूं, रेजिडुअल वॉल्यूम तो एक्सपायरेशन में आता ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा यार। जब ऑब्स्ट्रक्टिव में रेजिडुअल वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो रिस्ट्रिक्टिव में ऑटोमेटिकली कम होगा ना। ये कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है? सांस अंदर ही नहीं आएगा तो ग्रेजुअली रेजिडुअल वॉल्यूम की अमाउंट क्या होती चली जाएगी? कम होती जाएगी। मेरी बात सुनो, रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जो कभी बाहर नहीं आता। एक मिनट, क्या वो बंदा कहां से लेकर आया रेजिडुअल वॉल्यूम की? एयर आई कहां से है बंदे के अंदर? वो अपनी अम्मा से तो नहीं लेकर आया ना पीछे से कि वो मम्मा ने दी नहीं, संभाल के रखनी, निशानी है उनके अंदर, नहीं कभी नहीं बाहर आने देनी। ऐसे तो कभी नहीं होता। वो पहला सांस अंदर लिया है, वहीं से गई है वो अंदर, तो इसका मतलब है वो अंदर रह रही है। इंस्पायरेशन से रेजिडुअल वॉल्यूम बना है। बात समझो, अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव में क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि इंस्पायरेशन से बना है, इंस्पायरेशन से बढ़ता जा रहा है। तो जब इंस्पायरेशन ही नहीं हो रही है या कम हो रही है, रिस्ट्रिक्टिव हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? रेजिडुअल वॉल्यूम की लेवल। व्हाट विल हैपन टू टोटल लंग कैपेसिटी इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज? रिड्यूस। इस दफा कॉज क्या है? इंस्पायरेशन। तो इसका मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी का अगर क्वेश्चन आएगा, दोनों में कम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तभी वो बंदा डिजीज है, वो नॉर्मल रेस्पिरेशन में नहीं आ सकता ओवरऑल कंटेंट में। लेकिन इंडिविजुअली स्पीकिंग रेजिडुअल वॉल्यूम का आंसर डिफरेंट है, क्योंकि ये आंसर डॉजिंग है, इसलिए मैंने इसका यहीं पे सीधा जिक्र कर दिया। आपके बुक में ना ग्राफ बना हुआ है, मैं भी रफ सा बना के दिखाता हूं बस समझाने के लिए। उस ग्राफ में पता है उसने क्या बताया हुआ है? उस ग्राफ में उसने ये बताया हुआ है कि उसने ये दिखाया हुआ है कि ये एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है, यहाँ पे ये कितना एक्सपायरेशन कर सकता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से टोटल लंग कैपेसिटी दिखाई हुई। अब टोटल लंग कैपेसिटी उसने यहां से शुरू किया हुआ है कि 0 इस तरफ है, इस तरफ लेकर आ रहा है, तो मैक्सिमम 6 लीटर तक, लीटर्स में, ठीक हो गया। और यहाँ उसकी वैल्यू है कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हमारा कितना होता है। अब उसने किया क्या हुआ है कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर ये ग्राफ ऐसे होता है कि मतलब अगर एक बंदा सांस लेना शुरू करे तो ग्रेजुअली डेवलप होता है जस्ट लाइक दिस, कि जब वो एक्सपायरेशन कर देता है तो एक्सपायरेशन करने के बाद वॉल्यूम बिल्कुल वापस आ जाता है, ठीक हो गया। एक्सपायरेशन खत्म हो जाती है लेकिन लंग कैपेसिटी इतनी फैल जाती है। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम कहां पे सेट होता है? ऑफ कोर्स रेजिडुअल वॉल्यूम वो वैल्यू है
जो कभी भी बाहर नहीं आती, जो एक्सपायरेशन के काउंट में आती नहीं है। ये रेजिडुअल वॉल्यूम है बिल्कुल, एंड पे पड़ा हुआ 1100 1200 ml। अब उसने इसको ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव के ग्राफ में क्या दिखाया हुआ है? ऑब्स्ट्रक्टिव के ग्राफ में वो क्या कहता है, क्या किया हमने रेजिडुअल वॉल्यूम को ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या किया है? इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि एयर अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो यही करता है, यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम को बढ़ा के ऐसे कर देता है, और रिस्ट्रिक्टिव में क्या करेगा? उसको डिक्रीज कर देगा, उसमें इसकी वैल्यू ऐसे हो जाती है। सिंपल। अब देख लेना, आपको बहुत फटाफट समझ आ जाएगी ग्राफ, क्योंकि मसला ही नहीं। और टोटल लंग कैपेसिटी भी ड्रॉ करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी को क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। सेम हैपेंस इन दी रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज, लेकिन ग्राफ थोड़ा राइट और लेफ्ट शिफ्ट करता है, जस्ट बिकॉज के डिजीज का फर्क है। अब लास्ट बात पे आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कौन सी है, रिस्ट्रिक्टिव कौन? रिस्ट्रिक्टिव की लिस्ट बहुत लंबी है, जितनी फेमस ऑलमोस्ट ना सारी रिस्ट्रिक्टिव में फिट होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव याद कर लेते हैं, बाकी सारी रिस्ट्रिक्टिव, वो याद करने की जरूरत नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव द मोस्ट फेमस एस्थमा, यस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये तीन याद रख लो। ये किसमें फिट इन करनी है? ऑब्स्ट्रक्टिव में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा इन कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड एज सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सीओपीडी प्लस एस्थमा दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ। तो अब जितने एमसीक्यू, एफईवी1, एफवीसी, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, अब आपको नीचे कुछ कॉन्सेप्चुअली नहीं आएगा एमसीक्यू में, आपको सीधा डिजीज के नाम चूज करने होंगे। और रिस्ट्रिक्टिव में नाम लेना शुरू करो, अभी लिए भी जो थे आपने मोस्टली, नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, ये फेमस नाम हो गए। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ ऐसे हैं जो कुछ प्रोफेशनल लंग डिजीजेस हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि उन वर्कर्स को ये लंग डिजीजेस हो जाती है। उनमें एक बहुत कॉमन है लंग डिजीज वाले, वो जो माइंस में काम करते हैं, वो कोल 24 आवर कोल, उनके हर वक्त वो कोल में सांस ले रहे हैं, हालांकि मास्क वास्क भी पहने होते हैं, लेकिन स्टिल। तो उस डिजीज का नाम मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि आपको एक हॉरिबल ना लगे सुन के फर्स्ट टाइम। उसको कहते हैं कोल वर्कर न्यूमोकोनिएसिस। इसको ये लिखा होता है CWP, एब्रीवेशन भी कभी कभी यूज हुआ होता है, ये प्रॉफ की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो कोल वर्कर न्यूमोकोनिएसिस। जितनी प्रोफेशनल लंग डिजीज है सब कहां फिट होती हैं? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इस तरह एक डिजीज है, उसका नाम है सिलिकोसिस। सिली का क्या होता है? सैंड वगैरह, ठीक है। इसका मतलब है कि वो शीशा भी, आई थिंक उस फैक्ट्री में भी इसका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ये डिजीज बहुत ज्यादा है। एक होती है एस्बेस्टोसिस, ये गारमेंट फैक्ट्रीज में एस्बेस्टोस ज्यादा होता है, स्पेशली जो वूल गारमेंट्स में, सॉक्स सर्दियों की, जहां वूलिंग का काम ज्यादा है, उसमें ये एयर में बहुत ज्यादा होता है फैक्ट्रीज में। एयर में ज्यादा इनहेल तो होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू द डिजास्टर्स आउटकम। और फाइनली लंग कैंसर, नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस, एनी अदर डिजीज जिसका नाम आप पहली दफा लंग्स में सुनो, उसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में ही लेकर आना। ऑब्स्ट्रक्टिव में बस ये याद रख लो, इन तीनों में ऑब्स्ट्रक्शन का मसला है, सांस अंदर आ रही है, बाहर जाते हुए फंस रही है बात। ये बात याद रहेगी आप लोगों को? ओके।